आज का टॉपिक है जी द टेंजेंट मैप ऑफ एन आइसोमेट्री। इससे पहले हमने आइसोमेट्री पढ़ा है कि आइसोमेट्री क्या चीज़ होती है, और फिर आइसोमेट्री के अकॉर्डिंग आइसोमेट्री के बहुत सारे फिर हमने रिजल्ट्स पढ़े हैं कि आइसोमेट्री हो किसके एफ आइसोमेट्री का रिलेशन हमने ट्रांसलेशन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फाइंड किया था। इस लेक्चर में हम टेंजेंट मैप आइसोमेट्री का पढ़ेंगे। आइसोमेट्री बेसिकली एक मैपिंग है। तो इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं एक स्पेस के, वो ये जो मैपिंग है आइसोमेट्री जो हम डिफाइन करते हैं, वो किस तरह एक स्पेस के जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं उनको दूसरी स्पेस के टेंजेंट वेक्टर्स पे किस तरह मैप करती हैं। अब सबसे पहले टेंजेंट मैप की डेफिनेशन, लेट एफ सच दैट आर एन टू आर एम बी अ मैपिंग। सपोज हम ये कोई मैपिंग ले रहे हैं आर एन से आर एम में, ये जो टेंजेंट मैप की ये पहले हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था कि ये आइसोमेट्री है। सिंपल एक टेंजेंट मैप की हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरह टेंजेंट वेक्टर्स एक स्पेस के यानी आर एन स्पेस के किस तरह टेंजेंट वेक्टर आर एम पे मैप कर रहे हैं। लेट एफ सच दैट आर एन टू आर एम बी अ मैपिंग, एक कोई मैपिंग है जो आर एन से आर एम में है। एन और एम इक्वल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे। इफ वी इज टेंजेंट वेक्टर टू आर एन एट पी, यानी ये जो हमारे पास स्पेस ली गई है आर एन, इसमें से कोई हम पॉइंट लें पी और उस पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाएं वी पी, तो वो जो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर है वी पी, let f steric v be the initial velocity of the curve t to f of p plus tv। अब देखें वो जो टेंजेंट वेक्टर बनेगा हमारे पास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वो टेंजेंट वेक्टर हम कैसे बनाएंगे इस आर एन के लिए कि वो एक पी पॉइंट लेंगे, पी पे एक फिर हम उसका वेक्टर पार्ट v ले लेंगे, तो वो p प्लस वी हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो हमारे पास बेसिकली एक टेंजेंट वेक्टर आएगा। अब वो जो p प्लस वी टेंजेंट वेक्टर है, जब उसको उसमें एक पैरामीटर अगर इन्वॉल्व कर ले t, अब t की वैल्यू देखे चेंज करते जाएं, अगर पॉजिटिव वैल्यूज इसकी लेते जाते हैं तो यही वेक्टर एक्सटेंड होता जाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर t की ग्रेटर देन 1 वैल्यू लेते जाते हैं, तो जब ग्रेटर देन 1 वैल्यू लेते जाते हैं इसकी, तो यही वेक्टर पॉजिटिव साइड पे एक्सटेंड होना, उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। वही जो वेक्टर है पी प्लस वी, वो एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में एक लाइन बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह जब वो नेगेटिव टी की वैल्यूज लेते हैं तो उसी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है और फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम पूरी एक लाइन ले लेते हैं पी प्लस टी वी। अब ये जो मैपिंग ले रहे हैं हम, ये मैपिंग क्या करती है कि इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो इधर पुट करेंगे और आगे उनका जो इमेज है वो हम लेंगे। तो जब हम वो सारे जितने भी इस लाइन के पॉइंट्स हैं जब आप पुट करते जाएं उसमें मैपिंग में, और मैपिंग हमारे पास उसका रिजल्ट देती जाए, तो वो उस रिजल्ट को अगर हम प्लॉट करें तो वो हमारे पास कोई कर्व बनेगी। अब कर्व वो जो है, अब ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो ज़रूरी नहीं आगे ये जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं मैपिंग के अकॉर्डिंग आगे जो उनका इमेजेस आ रहे हैं वो भी स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है। वो हो सकता है कोई और शेप बन रही हो, बहरहाल उसको हम कर्व कह देते हैं। स्ट्रेट लाइन भी सिंपल एक कर्व ही होती है। तो हम वो जो कर्व हम बना रहे हैं, तो पहले भी हम देखा है कि कर्व को हम कैसे देख सकते हैं कि कर्व हम सपोज कर सकते हैं कि ये एक मूविंग पॉइंट है, कि एक पॉइंट हमने मूव करना स्टार्ट किया स्पेस में, तो जो जो वो रूट फॉलो करता जा रहा है अगर उसको हाईलाइट करते जाएं तो वो बेसिकली एक कर्व बन जाती है। अब जब वो हमारे पास पॉइंट मूव करना स्टार्ट कर देता है, मूव करता है, तो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो उसकी वही वो मेंशन कर रहे हैं कि इस तरह वो कर्व के अलोंग इस तरह मूव करता जाएगा। तो उसकी जो वेलोसिटी है
अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लें जब यानी कि मूव करना स्टार्ट करता है तो उसको हम कहते हैं एफ स्टैरिक वी। यानी कि हमारे पास वो जो ये हमारे पास जो लाइन है इनके जो इमेजेस की कर्व बन रही है उस कर्व पे हमारे पास जब वो को पॉइंट है वो मूव करना स्टार्ट करता है तो वो हमारे पास उसकी जो वेलोसिटी है वो हम इनिशियल वेलोसिटी ले रहे हैं एफ स्टैरिक वी। द रिजल्टिंग फंक्शन f steric sends tangent vectors to rn to tangent vectors to rn। तो ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है f steric, क्योंकि ये वेलोसिटी है ना और वेलोसिटी बेसिकली वो टेंजेंट वेक्टर ही है, तो ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, क्योंकि ये देखे ना ये जो हमारे पास है ये पूरी एक टेंजेंट लाइन बन रही है ना, तो ये जो रिजल्टिंग फंक्शन है f steric ये क्या करेगा, ये जो पूरी टेंजेंट लाइन बन रही है जिसपे एक टेंजेंट वेक्टर सारे बन रहे हैं उन आर एन स्पेस के उन टेंजेंट वेक्टर्स को वो आर एम पे मैप करेगा एंड इज कॉल्ड द टेंजेंट मैप ऑफ एफ। और ये जो एफ स्टैरिक वी है इसको हम कहेंगे टेंजेंट मैप ऑफ एफ, यानी एक आर एन के टेंजेंट वेक्टर्स को ये आगे आर एम के टेंजेंट वेक्टर्स पे मैप कर रहा है। यही चीज़ हम इधर यूज़ करेंगे। Let f be an isometry of r cube with orthogonal part c। Suppose हमारे पास कोई आइसोमेट्री है r क्यूब में जिसका c ऑर्थोगोनल पार्ट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो आइसोमेट्री है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन, यूनिक ट्रांसलेशन और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में लिखी जा सकती है। देन f स्टैरिक vp किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू c ऑफ v एट f ऑफ p। यानी हमारे पास ये जो एफ स्टैरिक हमारे पास जो मैपिंग होगी ये क्या करेगी, ये एफ तो आइसोमेट्री है, तो ये जो वी पी टेंजेंट वेक्टर है जब इस मैपिंग की ये डोमेन में रखेंगे तो आगे जो है एफ ऑफ पी पे एक बनेगा वेक्टर सी ऑफ वी फॉर ऑल टेंजेंट वेक्टर्स वी पी टू आर क्यूब के जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स हैं सब के लिए ये रिलेशन होल्ड करेगा कि यानी इसकी डोमेन में रखेंगे तो डोमेन में तो उसका रेंज कैसे आएगी कि ये पी पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है और इधर एफ ऑफ पी पॉइंट ले लेंगे, हमें एफ आइसोमेट्री गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम एफ ऑफ पी पॉइंट ले लेंगे, एफ ऑफ पी पॉइंट लेके तो उस पे टेंजेंट वेक्टर बना लेंगे। और वो टेंजेंट वेक्टर कैसे बनेगा, जिस तरह पी में हमारे पास पी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और वी उसका वेक्टर पार्ट है, इसी तरह इधर क्या होगा कि एफ ऑफ पी हमारे पास वो पॉइंट है और सी ऑफ वी उसका वेक्टर पार्ट होगा। वर्बल एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। इसी ये जो स्टेटमेंट है कि हमारे पास एफ स्टैरिक वी पी सी वी एट एफ ऑफ पी हम कैसे कर रहे होते हैं। टू गेट एफ स्टैरिक पी वी पी फर्स्ट शिफ्ट टेंजेंट वेक्टर वी पी टू द कैनोनिकली करस्पॉन्डिंग वी ऑफ आर क्यूब। ये हमने पढ़ा ना कैनोनिकल आगे के वी पी। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ स्टैरिक वी पी के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि ये जो वी पी टेंजेंट वेक्टर बन रहा है यानी कि पी टेंजेंट पी पॉइंट पे जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है वी पी, इसको कैनोनिकली करस्पॉन्ड करेंगे वी से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास जितने भी टेंजेंट वेक्टर्स हैं स्पेस में उनके जो वेक्टर पार्ट है वो भी बेसिकली एक पॉइंट है ना, उसके साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस होती है। यानी हर टेंजेंट वेक्टर के करस्पॉन्ड एक ज़रूर एक पॉइंट वेक्टर पार्ट का पॉइंट आएगा जिसको वो करस्पॉन्ड कर रहा होगा। तो उस तरह ये 1-1 रिलेशन बन जाता है वी पी टेंजेंट वेक्टर, सारे टेंजेंट वेक्टर और उनके जो वेक्टर पार्ट है वो यानी वो जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वी पी को के करस्पॉन्डिंग हम जो वी पॉइंट है वो फाइंड करेंगे पहले, फिर उसके बाद जैसे ये हमारे पास है कि वी पी हमने कैसे बनाया कि ये पी पॉइंट लिया और यहाँ पे ये वी पॉइंट लिया तो ये वी पी टेंजेंट वेक्टर आ गया। अब इस टेंजेंट वेक्टर का ये जो हमारे पास यानी कैनोनिकली करस्पॉन्ड करेंगे किससे, ये जो हमारे पास इसका वी वेक्टर पार्ट है ये जो पॉइंट है इससे। देन अप्लाई द ऑर्थोगोनल पार्ट सी ऑफ एफ। तो जो ऑर्थोगोनल पार्ट होगा सी का यानी ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होगा वो इस पे अप्लाई करेंगे, ये जो कैनोनिकल फॉर्म है यानी ये मैट्रिक्स जब इस पे अप्लाई करेंगे। अब देखें जब इस पे हम अप्लाई करेंगे ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक नंबर आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम
दूसरा नंबर आ गया, फिर थर्ड रो कॉलम तीसरा नंबर आ गया। तो ये इनका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली वही एक पॉइंट आएगा, जिस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, सी वी। अब वही जो सी वी पॉइंट आएगा फिर करस्पॉन्ड, जिस तरह हमने पहले टेंजेंट वेक्टर को करस्पॉन्डिंग वो पॉइंट फाइंड किया, अब इसी तरह इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट वेक्टर बनाएंगे, किस पे, एफ ऑफ पी पे। एफ ऑफ पी क्या है, जो पी का इमेज है, यानी ये जो एफ ऑफ पी है, एफ ऑफ पी पॉइंट, इस पे एक टेंजेंट वेक्टर बनाएंगे। कौन सा, ये इसका वेक्टर पार्ट लेके सी ऑफ वी लेके, तो ये टेंजेंट वेक्टर बना देंगे। ये फिगर आप बुक में देख सकते हैं कि किस तरह है। Thus all the tangent vector at all points p of r cube are rotated in exactly the same way by f steric। तो जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, जब ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन उन पे अप्लाई करते जाएंगे, यानी वी पी, डब्ल्यू पी, आर पी, एस पी जितने भी हैं, या कोई और भी जितने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हैं उनके, जब हम उन पे ये सी अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा कि वो वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में तो रोटेट करके इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये रोटेशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या करेगा, इसी पॉइंट को रोटेट कर देगा स्पेस में। तो वो जो हमारे पास वो रोटेशन से हमारे पास जो वेक्टर आएगा उसको हम एफ ऑफ पी पे रख देंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास वी ऑफ पी का टेंजेंट मैप होगा। ओनली द न्यू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एफ ऑफ पी डिपेंड्स ऑन पी। तो ये जो नया पॉइंट है ये एफ ऑफ पी, ये पी पे डिपेंड कर रहा होगा। पी पॉइंट लिया, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उस पे लेके तो नया पॉइंट हम ले लेंगे, उसका इमेज ले लेंगे, फिर वही जो रोटेशन वेक्टर, जो रोटेटेड वेक्टर है वो एफ ऑफ पी पे रख देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो वी ऑफ पी का टेंजेंट मैपिंग है, टेंजेंट जिस टेंजेंट वेक्टर पे वो मैप हो रहा है वो हमें टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। अब प्रूफ देखते हैं इसका फॉर्मल। ये तो हमने वर्बल एक्सप्लेनेशन दी है। एज वी नो दैट इफ, ये हमने पहले रिजल्ट प्रूव किया हुआ है इससे पहले वाली सेक्शन में। इफ एफ इज एन आइसोमेट्री ऑफ आर क्यूब देन देयर एग्जिस्ट a unique translation T and a unique transformation, orthogonal transformation C such that F is equal to TC। यानी अगर कोई आइसोमेट्री हो तो उसके लिए एक यूनिक ट्रांसलेशन और यूनिक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, जिस तरह जो F इज इक्वल टू टी सी इसके रिलेशन में लिखा जा सकता है। अब लेट T बी द ट्रांसलेशन बाई ए। सपोज ए हमारे पास कोई T जो ट्रांसलेशन है वो ए है, सो एफ ऑफ पी किसके इक्वल होगा, टी इंटू सी ऑफ पी, और टी इंटू सी ऑफ पी किसके इक्वल आ जाएगा, फिर ए प्लस सी पी। इफ वी पी इज टेंजेंट वेक्टर टू आर क्यूब देन बाई डेफिनेशन, वही जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन जो पहले हमने पढ़ी है ये कि वी पी अगर आर क्यूब पे टेंजेंट वेक्टर हो तो ये हमने जो पढ़ी है कि फिर एफ स्टैरिक वी इनिशियल वेलोसिटी होगी उस कर्व की टी टू पी प्लस टी वी, ये उसी, और रिजल्टिंग फंक्शन जो एफ स्टैरिक है वो वी पी टेंजेंट वेक्टर को आगे मैप कर रहा होगा आर एन पे, आर एम पे। F steric Vp is the initial velocity of the curve t to f of p plus tv. By using the linearity of c we obtain, क्योंकि c ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दो डॉट प्रोडक्ट रिजर्व करती है। तो एफ ऑफ पी प्लस टी वी किसके इक्वल आ गया, टी सी इंटू पी प्लस टी वी। तो सी चूँकि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लिनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, तो फिर इसके लिए लिख दिया हमने सी ऑफ पी प्लस टी इंटू सी ऑफ वी। अब टी सी ऑफ पी प्लस टी इंटू सी ऑफ पी, टी ट्रांसलेशन जब अप्लाई करेंगे तो हमने सपोज किया हुआ है कि टी इज द ट्रांसलेशन बाई ए है, तो ये आ जाएगा सी पी प्लस टी सी वी प्लस ए आ गया। अब ए प्लस सी पी किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ पी पे, प्लस आगे क्या आ गया, टी सी ऑफ वी पे। यानी अब देखें कि एफ स्टेरिक वी, अब टी अगर ज़ीरो पुट कर देते हैं, एफ स्टेरिक वी पी इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कर्व टी टू एफ ऑफ एफ
ऑफ पी प्लस टी सी वी। यानी पहले जो हमारे पास जो कर्व बन रही थी पी प्लस टी वी, ये जो हमारे पास लाइन बन रही थी, उसकी हमारे पास आगे उसका जो इमेज आ गया वो हमारे पास पूरी एफ ऑफ पी प्लस टी वी कर्व आ गई। और एफ ऑफ पी प्लस टी वी कौन सी कर्व आ गई, उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया है एफ ऑफ पी प्लस टी सी वी। अब देखें यहाँ से भी जाहिर हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन हो। क्यों? क्योंकि सी वी जब भी हम उस पर सी अप्लाई करेंगे, जो वेक्टर पार्ट है टेंजेंट वेक्टर्स के, तो ये वेक्टर पार्ट ये रोटेट होते जाएंगे। जब ये रोटेट होते जाएंगे तो ये जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन बनाते जाएंगे उधर। तो ये हमारे पास क्या है जी, एफ स्टेरिक वी पी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, ये जो हमारे पास कर्व बन रही है एफ ऑफ पी प्लस टी सी वी विच इज प्रिसाइजली द टेंजेंट वेक्टर सी वी एट एफ ऑफ पी, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, जो टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है जो एफ ऑफ पी पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है उसकी। इन टर्म्स ऑफ द यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स द अबव रिजल्ट कैन बी रिटन एज, अब एफ स्टेरिक वी पी को हम कैसे लिख सकते हैं जी, वी पी जो है हमारे पास टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट पी, उसको हम इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रेम फील्ड इस तरह लिख सकते हैं। तो जब उस पे एफ स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो एफ स्टेरिक क्या करता है जी, ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये एग्जैक्टली फिर जब इस पे अप्लाई करेंगे इस वेक्टर पे, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई जे सी आई जे वी जे यू आई बार। यानी ये फिर हमारे पास जो यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर इसी को लिखना चाहें कि ये जो टेंजेंट वेक्टर है इसका जो इमेज है वी पी का, वो इन टर्म्स ऑफ यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल आ रहा होगा, तो वो उसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही होगी, वेयर सी इज द ऑर्थोगोनल पार्ट ऑफ द आइसोमेट्री। इफ़ यू आई इज एवेल्युएटेड एट पी, अगर यू आई हम ये जो है ये एवेल्युएट करते हैं पी पे, तो यू आई बार ये जो है फिर किस पे एवेल्युएट होंगे, ये एफ ऑफ पी पे एवेल्युएट होंगे। यानी यू आई अगर नेचुरल फ्रेम फील्ड हम बना रहे हैं पी पॉइंट पे, तो जो यू आई बार है ये हम नेचुरल फ्रेम फील्ड बनाएंगे किस पे, एफ ऑफ पी पॉइंट पे। आगे एक क्रोडरी है जी कि आइसोमेट्रीज प्रिजर्व डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स, कि आइसोमेट्री जो है, जो हमारे पास जो मैपिंग है वो टेंजेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व करती है। यानी जो इमेजेस के टेंजेंट इमेजेस टेंजेंट वेक्टर के जो इमेजेस बन रहे हैं उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है वो उनकी वैल्यू वही होगी या वो वही नंबर आ रहा होगा जो उनके प्री इमेजेस के दरमियान डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है। दैट इज इफ वी पी एंड डब्ल्यू पी आर टेंजेंट वेक्टर्स टू आर क्यूब एट द सेम पॉइंट। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो प्रिजर्व डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि अगर एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट वेक्टर है तो एफ इज एन आइसोमेट्री और एफ आइसोमेट्री है, देन एफ स्टेरिक वी डॉट एफ स्टेरिक डब्ल्यू पी इज इक्वल टू वी पी डॉट पी वी। तो फिर ये रिलेशन होल्ड करेगा जिसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व करता है। आगे इसका प्रूफ देखते हैं जी, लेट सी बी द ऑर्थोगोनल पार्ट ऑफ एफ। सपोज सी की कोई आइसोमेट्री का ऑर्थोगोनल पार्ट है, वी नो दैट ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व डॉट प्रोडक्ट इन आर क्यूब। तो ये भी हमें पता है कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व करती है आर क्यूब, क्योंकि हम आर क्यूब ले रहे हैं इसलिए आर क्यूब का रेफरेंस दिया है। Also, if f is an isometry of R cube with orthogonal part C, then हम ये भी जानते हैं कि ये जो अगर C ऑर्थोगोनल पार्ट हो किसी आइसोमेट्री का, तो एफ स्टेरिक वी पी इसका जो इमेज आएगा वो इस तरह लिखा जा सकता है, सी वी एट एफ ऑफ पी फॉर ऑल टेंजेंट वेक्टर्स वी पी टू आर क्यूब। तो एफ स्टेरिक वी पी डॉट एफ स्टेरिक डब्ल्यू पी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन, सी वी एट एफ ऑफ पी डॉट सी डब्ल्यू एट एफ ऑफ पी। तो क्या ये जो अभी हमने ऊपर थ्योरम लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं जी। तो अब ये हमने कैसे लिख दिया, ये जो हमने डॉट प्रोडक्ट टेंजेंट वेक्टर्स का लिया था उधर हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था कि वी पी डॉट डब्ल्यू पी किसके इक्वल होगा, सिंपल इसके जो डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर पार्ट के उनके इक्वल होगा। तो ये एक टेंजेंट वेक्टर जो बन रहा है एफ ऑफ पी पे और दूसरा जो एफ ऑफ पी पे टेंजेंट वेक्टर बन रहा है, इन दोनों के जो वेक्टर पार्ट है, इसका वेक्टर पार्ट सी वी है और इसका वेक्टर पार्ट सी डब्ल्यू है, तो ये इक्वल हो जाएगा सी वी डॉट सी डब्ल्यू। और ये सी
हमें पता है कि ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व करती है। डेफिनेशन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की यही है कि ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व करती है। तो सी वी डॉट सी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वी डॉट डब्ल्यू के। और दोबारा जब हम वी डॉट डब्ल्यू पे ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा वी पी डॉट डब्ल्यू पी। वही रिजल्ट हम दोबारा अप्लाई कर देंगे। अब आगे देखते हैं जी कि ये अब रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया है कि एफ स्टैरिक पी डॉट एफ स्टैरिक डब्ल्यू पी इज इक्वल टू वी पी डॉट डब्ल्यू पी। अगर हम के इसका डब्ल्यू पी की जगह पे वी पी रिप्लेस कर देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, एफ स्टैरिक वी पी नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू वी पी नॉर्म का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो एफ स्टैरिक वी पी इज इक्वल टू वी पी का नॉर्म फॉर एनी टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट पी। कोई भी टेंजेंट वेक्टर v जो पॉइंट p पे होगा उसके लिए ये रिलेशन ट्रू होगा। तो जनरली फिर हम इसको लिख सकते हैं कि एफ स्टैरिक v इज इक्वल टू वी एफ स्टैरिक v का नॉर्म इज इक्वल टू v का नॉर्म इफ v एंड w आर ऑर्थोगोनल। अगर v और w दोनों ऑर्थोगोनल हों तो फिर v डॉट डब्ल्यू ज़ीरो होगा, और v डॉट डब्ल्यू जब ज़ीरो होगा तो एफ स्टैरिक डब्ल्यू क्योंकि ये इसके इक्वल होता है तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व यानी उनके जो इमेजेस हैं वो भी आगे ऑर्थोगोनल होंगे। अब ये जो हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया है कि अगर दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हों तो आगे उनके जो इमेजेस वेक्टर्स हैं वो भी ऑर्थोगोनल होंगे। इसी रिजल्ट को इस तरह अगर लेते हैं कि अगर v डॉट डब्ल्यू की बजाय हम ले लेते हैं फ्रेम कि इफ e1 e2 e3 is a frame at the some point p of r cube and f is an isometry, then f steric e1 f steric e2 and f steric e3 is a frame at f of p। ये वही जो अभी हमने रिजल्ट जो छोटा सा रिजल्ट प्रूव किया है उसी के आगे हमने फिर फ्रेम के बारे में ये देख लिया है कि अगर हम वी डब्ल्यू ना ले बल्कि तीन ऐसे जिस तरह ये जो है हमारे पास के दो अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल हो तो ये भी आगे इमेजेस भी ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये ऑर्थोगोनल की बजाय हम ऑर्थोगोनल अगर यूनिट वेक्टर्स ले लें तीन e1 e2 e3 जो किसी पॉइंट p पे फ्रेम बना रहे हो तो f अगर आइसोमेट्री हो तो फिर क्या होगा, जो f स्टैरिक e1 f स्टैरिक e2 और f स्टैरिक e3 ये फ्रेम बनाएंगे किस पे, f ऑफ p पे। अब ये रिजल्ट आसानी से प्रूव किया जा सकता है। एज वी नो दैट आइसोमेट्री इज प्रिजर्व डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स। अभी हमने रिजल्ट प्रूव किया है कि आइसोमेट्री जो है वो डॉट प्रोडक्ट प्रिजर्व करती है। तो एफ स्टैरिक वी पी डॉट एफ स्टैरिक डब्ल्यू पी किसके इक्वल आ जाएगा, वी पी डॉट डब्ल्यू पी के। और अगर इसकी बजाय हम ये ले लेते हैं एफ स्टैरिक ई आई डॉट एफ स्टैरिक ई जे इज इक्वल टू ई आई डॉट ई जे, तो एफ स्टैरिक ई आई डॉट एफ स्टैरिक ई जे किसके इक्वल हो जाएगा, ई आई डॉट ई जे। फ्रेम बना रहे हैं पॉइंट पी पे, तो अगर ये फ्रेम बना रहे हैं तो फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है कि ई आई डॉट ई जे किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आई जे के इक्वल आ जाएगा। दस एफ स्टैरिक ई वन एफ स्टैरिक ई टू एफ स्टैरिक ई थ्री इज अ फ्रेम एट एफ ऑफ पी। तो ये जो हमारे पास है एफ स्टैरिक ई वन ई टू ई थ्री ये हमारे पास फ्रेम बनाएंगे किस पे, एफ ऑफ पी पे। आगे थ्योरम है जी, गिवन एनी टू फ्रेम्स ऑन आर क्यूब से e1 e2 e3 एट द पॉइंट p and f1 f2 f3 एट द पॉइंट q, there exists a unique isometry f of r cube such that f steric ei is equal to f of I। यानी अगर एक पॉइंट P पे कोई एक फ्रेम बन रहा है E1 E2 E3 और एक आगे Q पॉइंट पे कोई फ्रेम बन रहा है F1 F2 F3, तो एक ही आइसोमेट्री होगी जो इन टेंजेंट वेक्टर्स को आगे इन टेंजेंट वेक्टर्स पे मैप कर रही होगी। ये नहीं हो सकता कि कोई दूसरी आइसोमेट्री लें फिर वो भी इन टेंजेंट वेक्टर्स को इन पे मैप कर जाए या इसके पीछे प्री इमेजेस कोई और बांधे हो। एक ही आइसोमेट्री होगी जो इन टेंजेंट वेक्टर्स को इस पे मैप करेगी। ये रिजल्ट देखते हैं जी। Let E1, E2, E3 and F1 cap, F2 cap, F3 cap be the points of R cube canonically corresponding to the vectors in the two frames। यानी सपोज हम ये पॉइंट्स ले लेते हैं बजाय इसके कि वो टेंजेंट वेक्टर लें, जिस तरह हमें इससे पहले लिया है कि जी VP अगर कोई टेंजेंट वेक्टर P पॉइंट पे बन रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो वेक्टर पार्ट है V वो ले लिया। इसी तरह हम कोई
वेक्टर पार्ट 3 ले लेते हैं, पॉइंट छोड़ देते हैं, सिर्फ 3 वेक्टर पार्ट ले लेते हैं, E1 E2 E3 कैप, और इधर भी हम ले लेते हैं आगे इमेजेस में भी F1 कैप F2 कैप F3 कैप, 3 कोई वेक्टर पार्ट ले लेते हैं। लेट C बी द यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R क्यूब सच दैट CEI इज इक्वल टू FI। हम सपोज करते हैं कि C एक कोई यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इनको इन पे मैप कर रही है, यानी कोई दूसरी और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो इसको इस पे मैप कर रही है। तो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे CEI डॉट ई जे कैप किसके इक्वल आ जाएगा FI कैप डॉट FJ कैप, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास कैनोनिकली फिर ये इक्वल हो जाएंगे किसके, दो हमारे पास जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं उसके, और टेंजेंट वेक्टर्स को फिर लिख देंगे FI डॉट FJ, और FI डॉट FJ हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है कि दो हमारे पास को दो पॉइंट्स जो हैं उनके दरमियान जो टेंजेंट वेक्टर है v डॉट डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा vp डॉट डब्ल्यू पी पे। तो क्योंकि ये f1 f2 f3 हमने q पॉइंट पे लिए हुए हैं और e1 e2 e3 हमने p पॉइंट पे लिए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा fi डॉट fj, ये रिजल्ट यूज़ करके। तो अब fy और f ये हमें गिवन है कि f1 f2 f3 फ्रेम बना रहे हैं, तो cei डॉट cj किसके इक्वल आ जाएगा फिर डेल्टा जे के। सिंस सी इज ऑर्थोगोनल, सी हमारे पास ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल क्योंकि सो सी इज ऑर्थोगोनल, इससे बल्कि प्रूव हो गया कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है, यानी हमने कोई ऐसी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो ई आई को एफ आई पे मैप कर दी थी, तो उसको हमने प्रूव कर लिया कि ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेट टी बी द ट्रांसलेशन बाय द पॉइंट क्यू माइनस सी पी, और सपोज हम टी कोई ट्रांसलेशन ले रहे हैं जो ट्रांसलेशन क्यू माइनस सी पी को रिप्रेजेंट करती है, जिस तरह हम कहते हैं टी ट्रांसलेशन बाय ए, वी असर्ट दैट द आइसोमेट्री एफ इज इक्वल टू टी सी कैरीज द ई फ्रेम टू द एफ फ्रेम। तो हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो आइसोमेट्री है एफ इज इक्वल टू टी सी, टी हमारे पास इस तरह डिफाइन है, उसकी ट्रांसलेशन ये है, ये हमारे पास ई फ्रेम को एफ फ्रेम पे मैप कर रही है। एफ ऑफ पी फिर किसके इक्वल आ जाएगा टी इंटू सी ऑफ पी, और टी ट्रांसलेशन हमने क्या ली हुई है जी, यहाँ पे टी ऑफ पी इक्वल टू होगा जी पी प्लस, ये गलती से प्लस लिखा गया है, तो ये किसके इक्वल हमने डिफाइन किया हुआ है सी पी प्लस क्यू माइनस सी पी, हमने ट्रांसलेशन क्यू माइनस सी पी ली हुई है, तो ये किसके इक्वल आ गया क्यू के इक्वल। वी नो दैट अब क्यू जो है वो किसके इक्वल है एफ ऑफ पी के इक्वल आ गया, और ये हमने रिजल्ट ऊपर हमने पढ़ा है कि लेट एफ बी एन आइसोमेट्री ऑफ आर क्यू विद ऑर्थोगोनल पार्ट सी, देन एफ स्टेरिक वी पी इज इक्वल टू सी वी एट एफ ऑफ पी, तो एफ स्टेरिक ई आई किसके इक्वल आ जाएगा सी ई आई एफ ऑफ पी पे, क्योंकि एफ ऑफ पी हमने क्यू जो और ये फिर किसके इक्वल आ जाएगा एफ आई एट एफ ऑफ पी पे, क्यों, क्योंकि जो एफ आई ये बन रहे थे ये सारे क्यू पॉइंट पे बन रहे थे, और क्यू हमने प्रूव कर लिया है कि क्यू किसके इक्वल है एफ ऑफ पी के, तो फिर हमने ये लिख दिया एफ आई कैप एफ ऑफ पी, और एफ ऑफ पी इज इक्वल क्यू लिख दिया, और एफ आई कैप क्या है, ये बेसिकली एक टेंजेंट वेक्टर वेक्टर पार्ट है का जो टेंजेंट वेक्टर क्यू पॉइंट पे बन रहा है, और ये फिर किसके इक्वल आ गया एफ आई के इक्वल आ गया। अब इसकी यूनिकनेस प्रूव करते हैं कि एक यूनिक ही हमारे पास एक ये मैपिंग है एफ स्टेरिक जो ई आई को एफ आई पे मैप कर रही है। वी नो दैट फॉर एन आइसोमेट्री एफ देयर इज यूनिक ट्रांसलेशन टी एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन सी सच दैट एफ इज इक्वल टू टी सी। तो ये हमें पता है कि कोई भी आइसोमेट्री के लिए एक यूनिक ट्रांसलेशन होती है और एक यूनिक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो ये रिलेशन सेटिस्फाई करती है, दस द चॉइस ऑफ सी इज यूनिक। तो ये जो ऊपर हमने सी ऑर्थोगोनल पार्ट यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली है, जो बाद में ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूव कर ली है किसी आइसोमेट्री की, तो ये यूनिक होगी क्योंकि हमें रिजल्ट वही बता रहा है कि आइसोमेट्री के लिए किसी भी आइसोमेट्री के लिए ये यूनिक होती है
हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक होती है तो ये हमारे पास जो टी है, टी भी हमने जो ट्रांसलेशन सपोज की हुई है वो भी क्यू माइनस सी पी की हुई है। जब ये हमारे पास यूनिक होगी, यानी ये भी पॉइंट यूनिक होगा, तो हमारे पास जो जो ट्रांसलेशन है वो भी एक यूनिक होगी, क्योंकि क्यू तो फिक्स है, तो ये भी जब फिक्स हो गया तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी एक यूनिक ट्रांसलेशन होगी। तो इस तरह यानी हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास जो है एफ स्टैरिक जो है वो इस फ्रेम को एक यूनिक आइसोमेट्री एफ एग्जिस्ट करती है जो इस फ्रेम को इस फ्रेम पे ले जाती है। इस तरह के एफ स्टैरिक ई आई इक्वल होता है एफ आई के। अच्छा, द ट्रांसलेशन पार्ट इज यूनिकली डिटर्मिन्ड बाई क्यू माइनस पी, जो ही मैंने बात बता रही है। सिंस इट मस्ट कैरी सी ऑफ पी टू क्यू एंड द आइसोमेट्री एफ इज इक्वल टू टी सी यूनिकली डिटर्मिन्ड सच दैट एफ ऑफ ई आई इज इक्वल एफ स्टैरिक ई आई इज इक्वल टू एफ आई। ये हमने रिजल्ट प्रूव कर दिया। आगे कंप्यूटेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेम, यानी पहले जो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने लिखा था आइसोमेट्री का, कि हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि कोई भी जो आइसोमेट्री है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन और ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन लिखी जा सकती है। अब ऑर्थोगोनल वो जो मैट्रिक्स है, वो जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है ये वाली, उसको इन टर्म्स ऑफ फ्रेम हम कैसे कंप्यूट करते हैं या कैसे लिखते हैं जी। लेट ए बी द एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ द फ्रेम E1 E2 E3। ये हमने पढ़ा था कि अगर E1 E2 E3 फ्रेम बना रहे हूँ तो उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके पॉइंट्स हैं, उनको रो वाइज लिखा जाए तो वो हमारे पास एटीट्यूड मैट्रिक्स बन जाता है। तो इस फ्रेम के लिए सपोज ये एटीट्यूड मैट्रिक्स है, लेट बी बी द एटीट्यूड मैट्रिक्स ऑफ द फ्रेम F1 F2 F3। और सपोज इस फ्रेम के लिए F1 F2 F3 जो इमेजेस आगे बन रहे हैं उनके लिए ये फ्रेम है बी हमारे पास इस तरह करता है। तो वी क्लेम दैट सी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए। तो हम ये क्लेम करते हैं कि कोई भी जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है जो आइसोमेट्री में यूज होती है वो बी ट्रांसपोज ए के इक्वल होती है। टू प्रूव इट वी शैल वेरीफाई दैट बी ट्रांसपोज ए ई आई इज इक्वल टू एफ आई। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव कर देंगे कि जो इमेजेस के ये जो फ्रेम बन रहा है, जब इस पे ये हम अप्लाई करते हैं तो वो एफ आई को पे आगे मैप होता है। तो इस तरह, क्योंकि इससे पहले वाले हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि सी आई ये जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन है सी आई ये क्या करती है जी, ये ई आई को एफ आई पे ले जाती है। तो ये हमने प्रूव करना है कि बी ट्रांसपोज ए ई आई इज इक्वल टू एफ आई के इक्वल है। सिंस सी ई आई इज इक्वल टू एफ आई यूनिकली करेक्टराइजेज सी, यानी इसमें हमारे पास ये जो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है जो ई आई को एफ आई पे मैप करती है वो यूनिक होती है। अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाले रिजल्ट में। तो फार आई इज इक्वल टू 1, अगर आई 1 हम ले लें, इधर E1 ले लें, तो उसके लिए ये फर्स्ट कॉलम वेक्टर आ गया बी ट्रांसपोज ए इंटू दिस। अब ए हमारे पास इसके इक्वल है, तो जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देखें ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये दोनों E1 के ही कंपोनेंट्स हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि E1 1 यूनिट वेक्टर है। इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये E2 है और E2 और E1 वो 0 दे देंगे। इसी तरह ये E3 है, E3 और E1 ये 0 दे देंगे। अब फिर जब बी ट्रांसपोज इस पे अप्लाई करेंगे तो बी ट्रांसपोज की ये वैल्यू आ रही है, और बी ट्रांसपोज हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा इस तरह बी ट्रांसपोज ए E1 किसके इक्वल आ गया F1 के। इसी तरह हम E2 को लेके और E3 को लेके तो इसी तरह हम प्रूव कर लेंगे कि बी ट्रांसपोज ए E2 किसके इक्वल है F2 के इक्वल, और बी ट्रांसपोज ए E3 किसके इक्वल है वो F3 के इक्वल है। तो फिर इस तरह हमने फिर 1 2 3 के लिए प्रूव कर लिया। फिर हम लिख देंगे कि सी ई आई बी ट्रांसपोज ये ई आई एफ आई के इक्वल है। तो जब ये प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी ट्रांसपोज ए है वो सी के इक्वल है।